नमस्कार साथियों, क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के गठन की बात करें तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है? द्वितीय सदन, उच्च सदन तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं ये विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर आते हैं। और संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में आवंटन किया गया है कि राज्यों से कितने सीटें होंगी और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सीटें होगी। अब इसकी सदस्य संख्या देखते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। 250 में से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों से होंगे, विभिन्न राज्यों और यूटी से, और 12 सदस्य होंगे मनोनीत। ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इनका नाम मंत्री परिषद राष्ट्रपति को भेजती है। ये विशेषज्ञ होते हैं अपने फील्ड में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में ये विशेषज्ञ होते हैं। सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो सचिन तेंदुलकर ना कला से, ना साहित्य से, ना विज्ञान से, ना समाज सेवा से, खेल से थे और खेल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। खेल को एक कला माना गया है और कला के बेस पे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने थे। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से आधी से भी कम राज्यसभा की सदस्य संख्या है। 245 में से ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये वाले, और 233 सदस्य राज्यों और यूटी से चुनकर आते हैं विधानसभाओं के द्वारा। इनमें से भी 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से हो गए और 4 हो गए यूटी से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली, दिल्ली से 3 सदस्य आते हैं और एक आता है पुदुचेरी से। बाकी जो यूटीज है उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो इस तरह से राज्यसभा की सदस्य संख्या है। हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से 10 सदस्य चुनकर जाते हैं और सबसे अधिक जो सदस्य संख्या है यूपी की है। यूपी से 31 सदस्य चुनकर आते हैं। आगे हम देखें, आगे देखते हैं हम
राजस्थान से 10 हो गए, सबसे अधिक यूपी से हो गए। ये 10 सदस्य 3 + 3 + 4, एक बार में 3 जाएंगे, फिर 3, फिर 4 सदस्य जाते हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ है राजस्थान से, और 3 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। 19 जून 2020 को हुआ है। अब कौन कौन चुनकर गए हैं? केसी वेणुगोपाल, दूसरे नीरज दांगी, और तीसरे थे राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र गहलोत बीजेपी के, और ये दोनों कांग्रेस से थे। ऐसे 3 सदस्यों का चुनाव हुआ है। राजस्थान की जो विधानसभा है इसमें 200 सीटें हैं, तो इनका चुनाव होता है, यानी 200 सीटें हो गई। कितने उम्मीदवार? 3 उम्मीदवार खड़े हुए, +1 +1, तो ऐसे करके ये 4 हो गए। 50, एक उम्मीदवार को 51 वोट मिलेंगे तो वो राज्यसभा का सदस्य बनेगा। तो इस तरह से तीनों सीटों का चुनाव हुआ है। विभिन्न जो एक एक सीट चुनकर जाती है उनके बारे में अगर बात करें तो वो है, कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, और 8वां है गोवा। इन 8 राज्यों से राज्यसभा में एक एक उम्मीदवार जाता है। अब देखते हैं हम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का सदस्य कौन बन सकता है? अनुच्छेद 84 में दिया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है, और 84 में योग्यताओं के बारे में दिया गया है। पहली अगर योग्यता देखते हैं तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। जो लोकसभा की योग्यताएं हैं वही राज्यसभा के उम्मीदवार की योग्यताएं हैं। केवल एज का डिफरेंस है, वहां 25 वर्ष है और यहाँ 30 वर्ष या इससे अधिक हो, लाभ के पद पर न हो, और पागल या दिवालिया घोषित न हो। लाभ का पद यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कार्यरत न हो। पागल या दिवालिया घोषित न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है ये अभी बताती हूँ मैं आपको। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
और 6 वर्ष बाद वो रिटायर हो जाते हैं, तो प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा और 2 यूटी शामिल की गई है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो इस तरह से मैंने अभी बताया कि राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुआ है और 3 सदस्य चुनकर गए हैं। तो इस तरह से यानी किसी भी राज्य से राज्यसभा में पद रिक्त नहीं रहता है, प्रतिनिधित्व बना रहता है। और जैसे ही सदस्य का 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ, वो सेवानिवृत्त हो जाता है और उसकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है ये देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, यानी ये सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो जनता ने राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किया है प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इनकी पद्धति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। इस पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इस पद्धति का मेन हुआ, यानी एकल का मेन हुआ वरीयता क्रम में। वरीयता क्रम में वोट डाला जाता है। वरीयता क्रम कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे राज्यसभा से अभी 3 सदस्य चुनकर गए हैं और एक सदस्य को 51, तो मान लेते हैं 5 सदस्य या 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो 5 उम्मीदवार को वरीयता क्रम में जो भी वोट डाल रहा है वो वरीयता क्रम में डालेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देता हूँ, सेकंड इसको देता हूँ, थर्ड इसको देता हूँ। तो ये हो गया एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखते हैं इसके पदाधिकारी। अब देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी की अगर बात करें तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और दूसरे होते हैं उपसभापति। सभापति जो होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 में। 89 में उल्लेख किया गया है पदेन सभापति के बारे में। पदेन, तो पदेन का मीन होता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होने के कारण राज्यसभा के सभापति को पदेन कहा गया है। इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 89 में। तो ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। ये जो पदाधिकारी है सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति यानी प्रथम उपराष्ट्रपति कह सकते हैं राधाकृष्णन थे, और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में है वेंकैया नायडू। ये राज्यसभा के सभापति है, या ये कह सकते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। सभापति जो होते हैं इनका जो ड्यूरेशन होता है 5 वर्ष का होता है, सभापति का 5 वर्ष का, और उप सभापति जो है इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं
और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इस वजह से इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा सदन है जिसके सभापति उस सदन में मतदान नहीं कर सकते। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है, इनके सभापति सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान एक ही परिस्थिति में करेंगे जब दोनों साइड यानी बराबर मत हो जाए तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति मतदान कर सकते हैं। फिर वो अपने स्वविवेक से किसी भी साइड में अपना मत दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्यसभा का गठन कैसे हुआ है। अब देखते हैं राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा की शक्तियां, तो सबसे पहले बात करते हैं हम विधायी शक्ति की। कानून निर्माण का अधिकार भी राज्यसभा को दिया गया है। कानून निर्माण, संघ सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ अवशिष्ट सूचियां हैं। और राज्य सूची जो है इसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगर राज्य में आपातकाल लागू हो गया है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी केंद्र को चला जाएगा। और ये 3 जो सूचियां हैं, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर विरोधाभास हो जाता है तो अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा। संघ सूची और अपशिष्ट सूची पर केंद्र कानून बनाता है। दूसरी देखते हैं हम वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कम है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पहले लाया जाता है। राज्यसभा के पास केवल इतनी ही शक्ति होती है कि लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, सुझाव दे सकती है। उन सुझावों को मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर है। इस तरह से राज्यसभा की स्थिति बहुत वीक है धन विधेयक को लेकर। इसके अलावा संविधान में संशोधन करना है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है और इसमें राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक या बिल पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है या लोकसभा में भी लाया जा सकता है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। और प्रशासनिक शक्तियां अगर देखते हैं या कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति कह सकते हैं, प्रशासनिक शक्तियों में भी राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध राज्यसभा अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकती है। राज्यसभा केवल मंत्री से प्रश्न पूछ सकती है, विभिन्न मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकती है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी ये मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आगे देखते हैं हम
जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लाया जाता है, इस पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई है राज्यसभा को, जो लोकसभा को, या विशेष अधिकार कह सकते हैं, जो लोकसभा को प्रदान नहीं किए गए हैं। विशेष अधिकार में पहला अगर देखें तो अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों की उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी लोकसभा को ये अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। राज्यसभा के पास ये विशेष अधिकार है कि वो क्यों अधिकार है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस वजह से राज्यसभा अपने सदस्यों की उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अब ये विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया है तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। और वैसे राज्य सूची के विषय किसके अंडर में होते हैं? राज्य के अंडर में होते हैं। अब किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया है। इसकी भी अवधि होती है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है और 1 वर्ष के बाद वो वापस से राज्य सूची का विषय बन जाता है। दूसरा विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी राज्यसभा को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 312 के तहत कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अब अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कैसे करेगी? कुल सदस्य संख्या का उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। अभी वर्तमान में अगर अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 भारतीय सेवाएं हैं। आगे देखते हैं कुछ और अधिकार प्रदान किए गए हैं। कुछ विविध शक्तियां भी दी गई है राज्यसभा को। उनमें हम देखें तो संविधान संशोधन संबंधी महाभियोग संबंधी ये राष्ट्रपति पर और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लाया जाता है। और आपातकाल उपबंध, इनमें राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्रदान की गई है। अगर राज्यसभा किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देती है या पारित नहीं करती है तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा अगर इनसे संबंधित है तो। और किसी राज्य में यानी आपातकाल लगा हुआ है
तो 1 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसके अलावा राज्यसभा के पास और भी पावर्स है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, इनको हटाने के लिए अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में ना लाकर पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद वो प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है। इसके अलावा महाभियोग का प्रस्ताव अगर लाना है राष्ट्रपति के विरुद्ध, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और कुछ पदाधिकारी होते हैं, इनके विरुद्ध अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए तो दोनों सदनों की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा ने अगर उस पर रेस्पॉन्स नहीं दिया है, 6 महीने तक अपने पास रख लिया, तो वो बिल समाप्त हो जाता है। इस तरह से राज्यसभा को अनेक पावर्स मिला हुआ है। और आपातकाल उपबंध की अगर बात करें तो 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला था। लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने इसको अस्वीकार यानी राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया। इस वजह से बिहार में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ये कह सकते हैं लागू नहीं हुआ और बिहार में लोकतंत्र चलता रहा। जो रनिंग लोकतंत्र था वो ही चलता रहा। इसलिए राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको सबल प्रदान करती है। इस तरह से हमने देखा राज्यसभा का गठन कैसे हुआ और उसकी विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बारे में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। और अगर आगे आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।